नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए कक्षा 8 के लिए जो गणित का पेपर है वो यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और पूरा पेपर है दोस्तों, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ वो बताने वाला हूँ। आपको जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है जो भी आपकी क्यूरी है। और आपके पास भी अगर कोई पेपर है तो आप हमें यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। आपका नाम वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसके अलावा भी कोई पेपर की नीड है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, ठीक है। आपको जब यूट्यूब पे आप देखेंगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे 8th क्लास की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको सभी पेपर मिल जाएंगे जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और गणित के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे गुणात्मक का मतलब देखिए, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, सबसे पहले तो होता है प्रतिलोम का उल्टा। तो 21/8 मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा सीधा मेरा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम 21/8। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे योज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि इसकी जो साइन है वो भी बदल जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है। तो फिलहाल हमें 21/8 करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। समीकरण को आपको हल करना है। मैं आपको हल करने का तरीका बता देता हूँ, अच्छे से आप समझ लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जाम्पल के लिए x-4 = 5 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को, ऐसे समीकरण को अपन हल करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, x इधर का इधर ही रहेगा, बराबर में 5 है, 5 ऐसा कैसा रहेगा। इधर जो भी अंक होगा मेरा, अंक मतलब गणित वाला, इसको मैं क्या करूँगा, उधर ले जाऊँगा, गणित वाले अंक के पास ले जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखिए, x के बराबर में कितना हो गया, 5 और 4 को जोड़ा तो मैंने कितना हो गया, 9। तो मेरा x का मान कितना आ गया, 9, ठीक है। या फिर मेरा आंसर क्या आ गया, x = 5 + 4। तो यहाँ पे दो में से जो भी होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया था मेरा, 5 + 4, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको भले ही कोई सी भी संख्या दे दी जाए तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लिखा मैंने x, ठीक है, x + 6 = 3, मान लीजिए मैंने ये लिखा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, x तो इधर का इधर रहेगा, जो बराबर में 3 था वो भी उधर का उधर रहेगा, लेकिन x के साथ में जो प्लस में संख्या थी वो उधर जाएगी। अब ये प्लस की 6 इधर है तो इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब x का मान क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ गया मेरा। अगर एक एक तो माइनस का है और एक प्लस का है, तो हमेशा माइनस का जो संख्या बड़ी होगी उसी को हम मानेंगे। तो -6 में से +3 गए तो -3 बच गए, तो मेरा आंसर क्या आ गया, x = -3, ठीक है। इस प्रकार से हमें करना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों, कोई भी चतुर्भुज हम ले लीजिए इस प्रकार से, उसके अगर मैं आंतरिक कोण की बात करूँ चाहे बाह्य कोण की बात करूँ, वो हमेशा 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया, 360 डिग्री। इसी में दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपको एक त्रिभुज पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक दोबारा से बनाता हूँ, यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है कि एक त्रिभुज है, उसके अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण उनका योग हमें बताना है। तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कब, ये भी मेरा 60 डिग्री का होता है, ये भी मेरा 60 डिग्री का होता है और ये भी मेरा 60 डिग्री का होता है। कब, जब ये मेरा क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। क्या होगा, समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पे मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। आपको याद रखना है, समरूप त्रिभुज पूछे तो आपको 180 करना है। अगर चतुर्भुज के आंतरिक या बाह्य कोण का पूछे तो हमें 360 करना है। अब देखिए, यहाँ पे अगला है, वर्त के केंद्र का पूरा कोण होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने वर्त बना लिया। अब इसका जो केंद्र है, ठीक है, मान लीजिए कि ये केंद्र है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्त के केंद्र का पूरा कोण। तो पूरा कोण कब होगा, जब यहाँ से लेके वापस यहाँ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, मेरा 360 हो जाएगा। तो मेरा 360 वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता आपके कि कोई भी वर्त है, उस पर अगर मैं समद्विभाजन करता हूँ, उस पर एक लंब डालता हूँ, ठीक है, तो जो त्रिभुज का जो ये मान लीजिए कि त्रिज्या है या व्यास है, ठीक है, प्रश्न पूछ में समझ लेना एक बार। त्रिभुज, सॉरी सॉरी, वर्त है, वर्त पे एक व्यास डाला गया है और उसका एक समद्विभाजित कर दिया गया है। तो समद्विभाजित करने वाला जो बिंदु होगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन पूरा व्यास है वो कितने डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री का। तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद करनी है।
कोई भी पर्सन गलत नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से आपको पूछा जा रहा है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक पहले भी मैंने बताया था, जो संख्याएं लास्ट में दोस्तों आपका क्या क्या मान आते हैं, जिनमें कि 2 होता है मेरा, ठीक है, और 2, 1, 8 इस प्रकार से कोई संख्याएं मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, संख्याओं का वर्ग निकालने की आपको पता ही है कि उसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो वो क्या होती है, वर्ग में बदल जाती है, ठीक है। तो वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस प्रश्न को दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा था पिछली बार जो मैंने डाला था, वो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, केवल चित्र बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण आप आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार से जो बना कोण होता है वो मेरा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे निम्न संख्याओं का घन ज्ञात करना है। देखिए जो घन होता है, घन का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा करना, 3 बार। मैंने यहाँ पे 3 बार घन लिखा है, मतलब 3 बार गुणा करना है। तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का पार्ट सभी को आता है, 8 को 8 से गुणा किया 64 आ गए, ठीक है। अब 64 का 8 से नहीं आता है तो फिर 8 से कर लेना, 832 का 2 हासिल की 3 हमने लगाई, 8 से की 48 और 3 51, मतलब 512 मेरा सही आंसर आ गया। तो पहले का जो घन होगा वो क्या आ जाएगा मेरा 512। ऐसे मेरे को 12 का करना है तो 12 का 12 कितना हो गया 144। अब मेरे को नहीं आ रहा तो आगे मैं 12 से गुणा कर लूँगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो संख्या दी गई है 1:4 को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो 1/4 आपने लिख लिया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, रट लेना, याद कर लेना। अब यहाँ पे 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार गया भाई 25, तो मेरा यह क्या आ गया 25% है ये। 1/4 क्या है मेरा 25% के बराबर है, तो ये मेरा आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x बराबर 2 दिया गया है और y बराबर 3 दिया गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, इसका मेरे को क्या निकालना है, हल निकालना है। तो बिल्कुल आराम से निकाल लूँगा मैं। देखिए 3 तो मेरा ऑलरेडी है, x की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो ये गुणा है, ध्यान रखना। 3x अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब 3 गुणा x है ये ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, 3 ऐसे कैसे लिखा हुआ है, गुणा में 2 लिख दिया है मैंने, प्लस 3 ऐसे कैसे लिख दिया, y का मान भी 3 था तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। 3 दूनी कितना हो गया 6, प्लस 3 थे कितना हो गया 9, 9 छः कितना हो गया 15, तो टोटल मान कितना आ गया मेरा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दी हुई में आकारों के 2 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप स्किप कर देना, ये आप मत पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उचित गुणधर्मों के उपायों से निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, अब मैं 12 नंबर का क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि दोनों के लिए आपका सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करना है, वो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, लघुत्तम लेना होता है, ठीक है। लघुत्तम मैं आपको लेके बता देता हूँ। पहला जो है उसमें 5 दूनी 10 आ गया मेरा। मैंने 10 क्यों लिखा है, क्योंकि 10 में 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, इसलिए नीचे हमने 10 लिखा है, और ये संख्या क्या होती है, लघुत्तम कहलाती है। अब मैंने 2 को 10 में भाग देना है, 5 बार जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 5, ऊपर जो भी संख्या होगी उससे गुणा करूँगा तो x है तो x आ जाएगा माइनस 5 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा, सॉरी 5 में अगर मैं 10 में भाग देता हूँ 5 का तो 2 बार जाएगा, ऊपर 1 है, 2 को एक बार गुणा किया 2 आ गया मेरा, ठीक है। बराबर में देखिए इधर मेरे को क्या करना है, लघुत्तम में 3 चौक 12 लिया मैंने। 12 क्यों लिया, क्योंकि 12 में 3 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। ऐसे ऊपर करूँगा मैं, 4 बार गया तो मेरा क्या आ गया 4x, ठीक है। और प्लस मैंने लगाया और ये आ गया मेरा 3x, इस प्रकार से आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको तो ऊपर गुणा करना होता है और इसको नीचे गुणा करना होता है। इस प्रकार से वज्र गुणा आपने पढ़ा होगा, वो हमें यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, 12×5 = 60 आ गया मेरा, और 2 आ गया तो -12×2 = 24 आ गया, बराबर 10 को गुणा किया 10×40 x आ गया मेरा, और प्लस 3 से गुणा किया तो मेरा कितना आ गया 10×3 = 30, ठीक है। यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, मैंने गलती किया तो 30 आ गया मेरा। अब ये मेरा समीकरण बन गया पूरा। ऐसा समीकरण बनने के बाद जैसे अभी हमने ऊपर किया था, x वाली संख्याएं एक साइड में रखेंगे और जो डिजिट वाली संख्या है उनको एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे 60x इधर है तो कोई नहीं, इधर -40x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 30 इधर है, अब इधर माइनस का कितना था 24 का, तो ये प्लस का जाके इधर 24 का हो जाएगा। अब देखिए 60 में से 40 गए तो कितना हो गया 20, तो ये 20x बच गया। बराबर में देखिए यहाँ पे 30x था माइनस का,
और प्लस का 24 था, तो माइनस का कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, -6/20 मेरे को भाग देना है। इस प्रकार से हमें हल करना है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित चतुर्भुज है, उनके अज्ञात मान आपको ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमें कोण याद आ जाना चाहिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कोण हमें ये दे दिया गया है। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, ये वाला, ठीक है, इसमें ये कोण दिया गया है मेरे को 100 डिग्री का। तो इस कोण पे ऐसी कोई भी सरल रेखा होती है, उस पर ये जो पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई, 180 डिग्री का बनता है। तो इसको मैंने यहाँ से काट दिया इस प्रकार से, मान लीजिए कुछ ऐसा, और इसको मैंने लिख दिया 100। तो बाकी कितने का बच गया, 80 का। ये कितने का बच गया, 80 का। ठीक है, अब ये अगर 80 का बच गया, तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ ये और ए, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सर्वांग समता का जो नियम आपने पढ़े थे उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसको फॉलो करते ही आपका सभी क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कुछ प्रश्नों को हम पूरा हल नहीं कर रहे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसको हम छोड़ देंगे, इसको आप अपने हिसाब से करेंगे भाई। यहाँ पे देखिए, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। देखिए, अब ये कह रही है कि अपने धन का 75% खर्च कर दिया उसने। तो मान लीजिए कि उसके पास एक्स रुपये थे, और एक्स का 75% उसने खर्च कर दिया। 75% को मैंने बटे में 100 लगा लिया। अब उसके पास कितने बच गए, 100 रुपये बच गए। ये यहाँ पे पूरा आ गया मेरा। ठीक है, अब मेरे को इसको हल करना है। तो हल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर गुणा कर लूँगा, और ऐसा कैसा रह जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे लिखा मैंने x गुणा 75 बराबर 600, तो मेरा ऑलरेडी था। अब जो बटे में 100 आए थे वो 2 जीरो और मेरे को लगानी है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे 75 था। अब ये देखिए 75 और 60 दोनों में मेरा किसका भाग जाता है भाई, 5 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 25 का जाता है, नहीं जाता, लेकिन 25 का भाग हम दे सकते हैं। 25 थी 75, 25 दूना 50, बच गए कितने, 10। 10 बच गए ना, 10 बच गए, इसका मतलब एक और जीरो, तो 25 चौक 100। ठीक है, तो ये आ गया 240। अब इसको मैंने भाग काटा तो 6 मतलब 60। तो x का मान कितना आ गया, 60। ठीक है, अब 60 आ गया मेरा। ठीक है, 60 नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, दोबारा से बता देता हूँ पूरा हल करके एक बार यार। यहाँ पे हमने बात करी थी 75 गुणा x/100 मेरा। ठीक है, बराबर में 600 था मेरा। ठीक है, अब पहले मैं सबसे पहले इसी को काटूंगा। तो इसी को काटा तो मैंने, क्या आ गया मेरा, 25 थी 75 और 25 चौक 100, इस प्रकार से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट दूंगा। इसमें 600 में अगर मैं 300 का भाग दूंगा, 3 का, तो कितना, 3 दूनी 6, 200 आ गया मेरा। अब ये कितना बच गया मेरा, 4। 4 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ गया, 800। तो मेरे पास पहले क्या थे, 800 रुपये थे। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, 800 रुपये मेरे पास पूरे थे। यहाँ पे देखिए, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होते हैं। वह परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार का मेथड आपको अपनाना है। ठीक है, हर और परिमेय का। ठीक है, आपको पता है कि अंश ये है, हर मेरा क्या हो गया, ये मेरा अंश है। ठीक है, और हर मेरा मान लीजिए 1/1 है। तो ये तो मेरा अंश होता है और ये मेरा हर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो आप आराम से कर पाएंगे। तो भाग विधि द्वारा 29 21 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 21 आपको दिया गया है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना आपको, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करने पे क्या आएगा, वो मेरा वर्गमूल होगा। यहाँ पे देखिए सर्वम समीकरणों का उपयोग करके आपको इनका मान ज्ञात करना है, जो कि आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला बता देता हूँ आपको, बाकी तो आपको गुणा करना है सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है b-7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को क्या करना है, इसको खोलना है। खोलने के लिए मेरा सूत्र क्या होगा, a² - ab + b²। ये मेरा पूरा सूत्र होता है किसका, a - b का होल स्क्वायर का। और ये यही दिया गया है, इसको आपको इसकी फॉर्म में खोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b² मैंने लिख दिया है, -49 मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, 7b, साथ में क्या आ जाएगा, 2b आता है मेरा, तो 2 × 7b, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, b² माइनस जो ये था मेरा 7 दूनी कितना हो गया, 14b -49, ये मेरा पूरा समीकरण बन गया। इस प्रकार से इसको समीकरण बनाने के बाद हल करेंगे।
इसके बाद देखिए इनका भी आप ऐसा कर सकते हैं, 102 आपको दिया गया है, 102 दो बार गुणा कर लेना है, ठीक है। बाकी इसको इससे गुणा करेंगे आप, तो ये देखिए एक्स को एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स को 3 से किया, 3x आ गया, फिर प्लस 3 को एक्स से क्या किया, 3x आ गया, प्लस 3 को 3 से किया, 9 आ गया। ये पूरा बन गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर तो मेरा ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 3x कितना हो गया, प्लस का 6x और प्लस के 9, ये मेरा समीकरण बन गया। अब आप आराम से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न दिया गया है कि 10,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोस्तों आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद कर लेना है। क्या होता है, 1+r/100 ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। 1 फॉर्मूले का होता है, आर आपकी प्रतिशत होती है, दर होता है, 100 में रहेगा ही रहेगा, एन क्या होता है आपका समय होता है। बस आप यहाँ पे रखेंगे और आप इसको कर देंगे, ठीक है। बाकी के जो नीचे पर्सन है उनको आप छोड़ देना, ये थोड़े से आपके रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये मैं यहाँ पे मैंने मोस्टली उन प्रश्नों को आपको बताया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है, आपका आराम से वार्षिक परीक्षा पास हो जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं की टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले ली है। बोर्ड परीक्षाओं के पेपर है वो आपको एक एक करके सारे पीडीएफ के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और उन्हीं के बेस पे आपका पूरा पेपर बनेगा 100% श्योरिटी के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ सभी सब्जेक्टों के जो पेपर हैं वो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। अगर आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे, गारंटी के साथ पढ़ेंगे, तो मैं आपको 100% पास करवाऊँगा। और आप नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। बाकी आपका कोई भी राय है, कमेंट है तो कर सकते हैं।